वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में हम लेखन विभाग या इसे हम रचना विभाग भी कह सकते हैं। अब लेखन विभाग या रचना विभाग में क्या क्या होते हैं? पत्र लेखन होते हैं, गद्यांश लेखन होते हैं, ऐसे विज्ञापन होते हैं। तो ऐसे सारी चीजों को हम लेखन विभाग या रचना विभाग में करते हैं या पढ़ते हैं। तो आज हम ऐसे ही लेखन विभाग से संबंधित व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को ही हम इंग्लिश में कहते हैं अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज इसका यह सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि अपठित गद्यांश हम किसे कहते हैं, या फिर आपने कभी अपठित गद्यांश को पढ़ा है? तो कब पढ़ा है? एग्जाम में। उसके पहले आपने रिवीजन भी की होगी। तो अपठित गद्यांश सबसे पहले समझते हैं कि अपठित गद्यांश हम किसे कहेंगे। अपठित इस शब्द से ही पता चल रहा है कि पठित, पठित मतलब पढ़ना, और अ का अर्थ होता है न, मतलब पहले कभी भी पढ़ा हुआ नहीं है ऐसा गद्यांश। अब गद्यांश का अर्थ देखते हैं। गद्यांश, गद्य का अर्थ क्या होता है? अपठित का अर्थ तो हमें समझ में आ गया, अ प्लस पठित, मतलब जो पहले पढ़ा नहीं हुआ है वह। फिर गद्यांश, इसमें भी दो शब्द आते हैं, गद्य और दूसरा है अंश। दूसरा आएगा अंश। तो गद्य का ऐसा अंश जो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है उसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश। तो इस प्रकार हमने अपठित गद्यांश किसे कहते हैं कि अपठित का अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात ऐसा गद्यांश जिसे पहले पढ़ा न गया हो। अधिकतर आपको एग्जाम में दो प्रकार के गद्यांश पूछे जाते हैं। एक तो आपके पाठ्यक्रम में, किताबों में जो आपने पढ़े हैं उसमें से ही, लेसन के उस किताब के पाठों में से ही आपको गद्य के कुछ अंश दिए जाते हैं और उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा होता है अपठित गद्यांश, मतलब पढ़ा हुआ गद्यांश और पढ़ा न हुआ गद्यांश, अर्थात अपठित गद्यांश। तो आपको आपके पाठ्यक्रम में जितने भी लेसन है उस लेसन के बाहर से आए हुए जो गद्य के अंश होते हैं उसे हम कहेंगे अपठित गद्यांश। इस गद्यांश को आपको एक पढ़ने के लिए दिया जाता है और उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपको दिए जाते हैं। तथा यह जो गद्यांश होते हैं वह भले ही आपके लेसन से न हो, लेकिन अन्य क्लास के, अन्य ग्रेड के लेसन में से हो सकते हैं, या बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं होते हैं उससे आपको गद्यांश दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, अनसीन पैसेज दिए जाते हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं। तो इस अपठित गद्यांश का ही हम विस्तार से पढ़ाई करेंगे। अपठित गद्यांश आपके एग्जाम में रखने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं? अब जो सीन पैसेज होते हैं या फिर आपके किताबों में से जो लेसन होते हैं उसमें से जो गद्य होते हैं उस पर जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं तो वो गद्य आपको पता होते हैं, इसलिए वह जो पैसेज होते हैं उसके आंसर आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो अपठित गद्यांश होते हैं वह रखने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि बच्चों को पढ़ने की समझ आए, फिर उसके साथ साथ बच्चों को उस गद्यांश में
क्या भाव होते हैं, क्या विचार होते हैं, वह समझ सके, उनकी जानने की और समझने की बौद्धिकता बढ़ सके। इसलिए यह अपठित गद्यांश पर प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में रखने के उद्देश्य होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के जानने समझने की परीक्षा लेने के लिए आपको एग्जाम में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं। अब अपठित गद्यांश पर आपको 2 प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। पहला प्रश्न होता है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाते हैं। कि आपको गद्यांश के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वह एक वाक्य में या अधिक से अधिक 2 वाक्य में हो सकते हैं। तो उसमें से ही आपको गद्यांश में से ढूंढकर उत्तर लिखने होते हैं। या फिर दूसरे प्रकार का प्रश्न किस प्रकार का होता है देखते हैं कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। कि आपको गद्यांश दिए जाते हैं, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न के उत्तर के अलग अलग विकल्प ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। तो उस विकल्प में से सही उत्तर चुनकर आपको उस गद्यांश के पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के प्रश्न आपको अपठित गद्यांश पर पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, अपठित गद्यांश परीक्षा में रखने के पीछे क्या उद्देश्य है और अपठित गद्यांश पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह अब तक हमने पढ़ा। अब अपठित गद्यांश लिखते समय कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, यह देखते हैं। अपठित गद्यांश के लिए ध्यान में रखने वाले महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले देखो, जो भी गद्यांश हमें दिया जाता है उसे हमें 2-3 बार अच्छे से मन ही मन में पढ़ लेना चाहिए तथा उस गद्यांश में किस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं, कौन से भाव व्यक्त किए गए हैं, यह हमें समझ लेना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए तथा उसके मूल भाव को अच्छी तरह से समझना चाहिए। फिर अति महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित कर लेना चाहिए। जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो उस गद्यांश को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि यह वाक्य, यह सेंटेंस महत्वपूर्ण है, तो उन वाक्यों को हमें पेंसिल से रेखांकित कर देने चाहिए। और इस प्रकार गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ने पर हमें समझ में आता है कि उस गद्यांश में कौन से विचार, कौन से भाव या उस पर किस प्रकार से अर्थ उसमें दिए गए हैं, यह हमें समझ में आ जाता है। अगर गद्यांश में कोई सूक्तियां, लोकोक्तियां या मुहावरे दिए हैं तो हमें उन्हें अवश्य रेखांकित करने चाहिए। गद्यांश में हर बार अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी कभी आपको जो गद्यांश दिया जाता है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक से संबंधित प्रश्न दिया जाता है। शीर्षक का अर्थ क्या होता है? टाइटल। तो शीर्षक से संबंधित अगर प्रश्न दिया जाता है तो शीर्षक किस प्रकार का होना चाहिए? वह ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। टाइटल, शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए तथा केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखकर देना चाहिए। या फिर यदि शीर्षक लिखने को कहा जाता है तो शीर्षक भी लिखे, लेकिन किंतु कैसा लिखना है? ऐसा हो जिसमें गद्यांश का पूरा मूल भाव, उद्देश्य प्रकट हो। तो हमारा शीर्षक किससे संबंधित होना चाहिए? हमारे दिए हुए गद्यांश के मूल उद्देश्य तथा भाव से संबंधित होना चाहिए। उत्तर गद्यांश से ही होना चाहिए,
उसमें अपने विचार समाहित करके उत्तर नहीं देना चाहिए। देखो, अब जब कभी आपको वन सेंटेंस में, एक वाक्य में उत्तर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो उत्तर आप अपने मन से नहीं लिखेंगे, बल्कि गद्यांश में जो उत्तर दिया गया है वही आपको उत्तर उसमें से चुनकर लिखना है। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए गए हैं तो विकल्प को ध्यान से पढ़े, तब सही उत्तर को चुने। कभी कभी देखो अलग अलग विकल्प दिए जाते हैं और कभी कभी दो विकल्प ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। तब हमें उन प्रश्नों को अगर समझ में नहीं आते तो हमें 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए और उसे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, समझने के बाद में ही सही उत्तर का चुनाव करके हमें उस विकल्प दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। तो इस प्रकार हमने अपठित गद्यांश के लिए कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान देकर, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है, यह देख लिया। अब हम एक अपठित गद्यांश का वाचन करेंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। हमारा अपठित गद्यांश कुछ इस प्रकार है। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में खून बहाने से, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। तो देखो, हमने जो गद्य पढ़ रहे हैं उसमें हमें पहले सेंटेंस में ही पता चला कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वीरता की। तो देखो, आपको अगर कोई शब्द, कोई वाक्य महत्वपूर्ण लगता है तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। तो फिर आगे की पंक्तियों से हमें क्या पता चलता है कि वीरता की अभिव्यक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। तो उसकी अभिव्यक्ति देखो, लड़ने मरने में, खून बहाने में। वीर किसे कहा जाता है कि जो लड़ता है, मरता है, खून बहाता है, या तलवार तोप के सामने जान गंवाने में। तो आदि अभिव्यक्ति को हम वीरता कह सकते हैं। इस परिच्छेद से हमें पता चल रहा है। फिर आगे देखो, एक राजा का नाम यहाँ पर लिया गया है। कौन है? राजा बुद्ध का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो अगर ऐसे कोई आपको लगता है कोई एक व्यक्ति का नाम दिया गया है तो उसको रेखांकित आप कर सकते हैं। सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। आगे अपठित गद्यांश कंटिन्यू पढ़ेंगे। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। देखो, तो वीरता कैसी होती है? निराली और नई। अगर मुझे ये सेंटेंस महत्वपूर्ण लग रही है इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, लेकिन आप जब पढ़ेंगे आपको जो सेंटेंस महत्वपूर्ण लगेंगे आप उसको पेंसिल से रेखांकित कर देंगे। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। तो इस प्रकार हमने अपठित गद्यांश को पढ़ लिया है। अब इस अपठित गद्यांश पर पूछे गए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। अब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न क्या कैसे पूछे? देखो, विकल्प सहित पूछे कि आपको प्रश्न दिए गए, उसके 3-4 ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शन में से, उन विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? तो देखो, हमने, आपको याद है मैंने पहले ही पैराग्राफ में पहले दूसरे और तीसरे सेंटेंस को अंडरलाइन किया था कि वीरता के अभिव्यक्ति के कौन से साधन होते हैं या प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? साधन नहीं है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न सिर्फ अपठित गद्यांश को ही ध्यान से नहीं पढ़ना है, प्रश्नों और उसके उत्तर को भी ध्यान से पढ़ना है। अभी यहाँ पर आपको साधन नहीं है यह पूछा है, नहीं तो आप साधन कौन से है यह लिखेंगे। तो उत्तर के ऑप्शन देखते हैं। लड़ना, मरना,
खून बहाना, जीवन के गुण तत्वों की खोज करना, जान बचाते फिरना। तो देखो यहाँ पर लड़ना मरना यह वीरता के अभिव्यक्ति का साधन है, तो यह उत्तर हो सकता है नहीं। खून बहाना यह भी नहीं, क्योंकि हमें कौन से साधन नहीं है यह पूछा है। फिर जीवन के गुण तत्वों की खोज करना, यह भी वीरता के साधन है अभिव्यक्ति का। फिर जान बचाते फिरना, अब जान बचाते फिरना यह वीरता का, हमें लगता है वीरता की निशानी है नहीं, तो वीरता की अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं हो सकता है, जान बचाते फिरना। तो आपका सही विकल्प का उत्तर होगा घ, जान बचाते फिरना। आगे का प्रश्न पूछते हैं, सत्य और जीवन के गुण तत्वों की खोज के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हमने एक राजा का, व्यक्ति का नाम पढ़ा था, देखते इसमें है क्या, महावीर स्वामी, स्वामी रामकृष्ण, सम्राट अशोक या गौतम बुद्ध। तो हमने किसका नाम पढ़ा था, गौतम बुद्ध का। तो उत्तर का ऑप्शन क्या होगा, घ, गौतम बुद्ध। आगे का प्रश्न है, वीरता का विकास होने पर एक नया कमाल नजर आया, वह कमाल क्या था? देखते हैं उत्तर के ऑप्शन, नई रौनक, नई बहार, नई प्रभुता, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर के ऑप्शन में ये सब आएंगे, इसलिए उत्तर क्या होगा, घ, उपर्युक्त सभी। आगे का प्रश्न है, वीरता एक नया स्वरूप लेकर आई है जिसके दर्शन करने से सभी डैश हो गए। तो देखो आपको एक अलग प्रकार का प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर क्या किया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपको वाक्य में से ही सेम वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में से ही रिक्त स्थान ढूंढकर गद्यांश में से लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हर्षित, भ्रमित, उल्लासित, चकित। तो इसका सही उत्तर है चकित। वाक्य गद्यांश फिर से पढ़े, उसमें शब्द होगा चकित। आगे का प्रश्न है, इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? तो देखो हमें शीर्षक, टाइटल देना है इस गद्यांश को, तो कौन सा देंगे, सत्य की तलाश, जीवन के गुण तत्व की खोज, अंतः प्रेरणा या वीरता। आपको क्या लगता है, इसमें से आप सही चुनकर लिख सकते हैं। मुझे तो इसका, इस गद्यांश के लिए, अपठित गद्यांश के लिए सही शीर्षक, उपयुक्त शीर्षक लगता है वीरता, घ, वीरता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, यह एक अपठित गद्यांश को पढ़कर फिर उसके प्रश्नोत्तर किस प्रकार देने चाहिए, यह हमने इस भाग में देखा। इसके अगले भाग में हम और भी गद्यांश का, अपठित गद्यांश का रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।